विजन सिविल सर्विस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ का इंटीरियर पार्ट। इसमें से हम अर्थ का जब इंटीरियर पार्ट पढ़ेंगे तो बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने इसमें व्यू दिए हैं, और हम लोग यहाँ पर जो प्रेजेंट में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो सेस्मोग्राफ के बेस पर दिया गया हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के बेस पर जो दिया गया है, उस कॉन्सेप्ट को भी क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे। अब जब हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे होंगे तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक। तो इसका एक कोई सेंटर होगा, ठीक, क्या हो गया, हमारा सेंटर हो गया। अब जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब एक कोर पॉइंट होगा, जो हमारा सरफेस है और जो हमारा इंटीरियर पार्ट है, आपस में क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं। क्या हैं आपके, क्लोजली रिलेटेड हैं। यदि हम अर्थ के जो हमारा ये पार्ट है, आपका इंटरनल पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, इसका अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है जियोलॉजी। क्या कहलाता है आपका, जियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाता है आपका, जियोलॉजी कहलाता है, ठीक। शायद आप इधर दिखा नहीं है, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाना। ये कहलाता है आपका ये आपका कहलाएगा जियोलॉजी कहलाएगा, जियोलॉजी कहलाएगा, ठीक। लेकिन अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है और इस सरफेस में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, विभिन्न प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना और एक्सप्लेनेशन करना, एनालिसिस करना और एक्सप्लेनेशन करना, वो हम लोग करते हैं, वो जियोमॉर्फोलॉजी है। क्या है आपकी, जियोमॉर्फोलॉजी है। इस चीज को क्या करना है, आपको याद रखना है। क्या करना है, याद। ये आपकी हो गई जियोमॉर्फोलॉजी हो गई। यदि हम अर्थ के अंदर वाले पार्ट को अगर स्टडी कर रहे होंगे, इंटीरियर पार्ट को अगर स्टडी कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या हो गया, जियोलॉजी हो गया। अगर हम क्या कर रहे हैं, सरफेस का स्टडी कर रहे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर के स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा, ठीक। तो अभी आपने क्या किया, जो अर्थ की जो स्टडी की जाती है, जो विभिन्न प्रकार की जो उसकी ब्रांचें हैं ज्योग्राफी की, वो आपने क्या कर ली, देख ली। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, वो ये देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे सबसे पहले जो अर्थ है, पृथ्वी के बारे में, जो इंटीरियर पार्ट के बारे में बताया, वो स्वेस महोदय थे। कौन से थे, स्वेस महोदय ने बताया। सबसे पहले जो स्टडी की तो स्वेस महोदय थे। लगभग 1921 में इन्होंने क्या किया, इसका अध्ययन किया। अब कैसे किया, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते, फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक ना। अब जब स्वेस महोदय ने अध्ययन किया तो इन्होंने क्या बताया, स्टडी की, जैसे ये कोई अर्थ है, क्या है, हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। अब मान लीजिए हमें इसके इंटरनल पार्ट का स्टडी करनी है, तो ये मान लीजिए कि जैसे आप लोग वाटरमेलन लेके आए और वाटरमेलन लेकर के आए, तो आप उसमें से ये देखते हैं कि ये वाटरमेलन कैसा है, ठीक है ना, मीठा है कि नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं है। तो वो क्या करता है, जब वाटरमेलन लेने जाते हैं तो इसमें एक प्रकार से टाँकी लगा दी जाती है, ऐसे करके। क्या लग गई, ये लग गई। अब हम ये क्या कर रहे हैं, इसी जो हमारा अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, इसी को क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उठा के ऐसे रख दिया, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन गया, आपका
ये बन गया हमारा अर्थ का एक पार्ट, क्या हो गया आपका, ये बन गया अर्थ का, ये क्या बन गया आपका पार्ट। अब ये बन गया हमारा, क्या हो गया, ये सरफेस हो गई, ये क्या हो गई आपकी सरफेस हो गई। और ये पॉइंट जो हो गया, इस पॉइंट को हम मान लो कह लेते हैं क्या हो गया कि ये भाई हमारा क्या हो गया कोर, या हम इससे क्या कह देते हैं सेंटर। क्योंकि अभी तो हमने स्टडी की नहीं, जब स्टडी करेंगे तब जो अदर लेयर में है इसको डिवाइड किया जाएगा। जब हम इसकी अदर जो लेयर है उसमें स्टडी करेंगे तब तो बताएंगे कि कौन कौन सी लेयर है। तो स्वैस महोदय ने क्या किया, इसकी जो लेयर हैं उन्होंने क्या किया, केमिकल कंपोजिशन के वेस्ट पर इन्होंने बांटा हुआ है। जो स्वैस महोदय हैं इन्होंने क्या किया, इसको केमिकल कंपोजिशन पे कैसे डिवाइड किया हुआ है, इन्होंने केमिकल कंपोजिशन पे, ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशन के बेस पर क्या किया, इन्होंने डिवाइड किया। जब इन्होंने केमिकल कंपोजिशन के बेस पे किया तो इन्होंने क्या किया, सबसे जो ऊपरी लेयर है, ये जो आपकी जो ऊपरी लेयर हो गई, ये डेप्थ इसकी होती है 30 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर के अबाउट नियरली ये होती है, ठीक, ये हो गई। ये जो लेयर कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है आपकी सियाल लेयर, क्या कहलाएगी आपकी, ये सियाल है, ठीक। ये क्या हो गई, सियाल हो गई। मतलब सिलिका और एल्युमिनियम क्या हो गया आपका, सिलिका और एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना। मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की क्या होगी, इसमें से प्रधानता होती है। इसके बाद की जो लेयर हो गई, ठीक है ना, ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये लगभग ये मान लो कि 100 किलोमीटर से लेकर के आपकी 2000 किलोमीटर तक की ये जो तो है लेयर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये लेयर हो जाएगी आपको, ठीक। तो ये चीज़ क्या करनी है, आपको याद रखनी है। ये लेयर हो गई, ये आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी लेयर ये हो गई, ठीक, लगभग 100 से लेकर के 2। और अगर आप, तो ये हमारा हो गया सीमा, ये लेयर हो गई सीमा हो गई, ठीक, ये सीमा हो गई। फिर तीसरी लेयर जो है हमारी कौन सी है, नीफे, क्या हो गया, नीफे। इसमें कौन सा है आपका, सिलिका और मैग्नीशियम है। इसमें क्या है आपका, निकिल और फेरस है। अब ये 2000 से लेकर के, यहाँ से 2000 से लेकर के, और फिर इधर आपका है 6370 किलोमीटर। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी में देखेंगे, पुरानी एनसीईआरटी में तो यहाँ पर 71 लिखा होगा, ठीक है ना। और जो मॉडर्न जो नई एनसीईआरटी है वहाँ पर कितना लिखा हुआ है आपका, 70 लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो पुरानी है उसमें 71 लिखा हुआ था, जो नई वाली है उसमें कितना लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है। ये बात क्या करनी है, याद रखनी है। अगर आप यहाँ पर इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो ऊपर जो हमारी सियाल की जो डेंसिटी है वो अबाउट नियरली 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। अगर आप इसकी देखते हैं, अगर आप इस पॉइंट की देखते हैं तो यहाँ पर आपको एवरेज डेंसिटी मिल जाएगी, आपको लगभग 3 से लेकर के 2, ठीक है, आपकी मिल जाएगी लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। अब इधर आप अगर देखोगे तो एवरेज में आपकी हो जाएगी 11 to 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये क्या किया गया था, इस प्रकार से क्या किया, स्वैस महोदय ने क्या किया था, इसको डिवाइड किया हुआ था। तो सबसे पहले स्वैस महोदय ने ही इसको क्या किया, इस प्रकार से स्वैस महोदय ने, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्वैस महोदय ने किस प्रकार से जो सरफेस से लेकर के, और आप कहाँ तक जा रहे हैं, कोर तक जा रहे हैं, अगर सेंटर तक जाए तो किस प्रकार से उन्होंने लेयरों को डिवाइड किया है। तो क्या हो जाएगा आपका, सियाल हो गया, सीमा हो गया, फिर क्या हो गया आपका, नीफे हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये समझनी है, जो एल्युमिनियम है, जो एल्युमिनियम है इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और क्या होता है, सिलिका की डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। इस कारण से ऊपर की लेयर, जो ऊपर की लेयर में हो जाएगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, और नीचे की लेयर, इसी में बता रहे हैं, सिलिका हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब अगर आप सिलिका और मैग्नीशियम की बात करेंगे, सिलिका और मैग्नीशियम में, तो सिलिका की डेंसिटी कम होगी और क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम की डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि वही तो तली में जाएगा ना बॉटम में। फिर इधर आप निकिल और फेरस की बात करते हैं। ये जो निकिल और फेरस है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या हो जाएगा आपका, यही होगा। आगे क्या करेंगे हम लोग, जो आगे वाले जो अभी जो देखेंगे आगे उसमें डिस्कस करके देखेंगे। तो इस प्रकार से क्या कर लिया आपने, देख लिया। अब इसके बाद में, अगर हम इसके बाद में जो हमें चीज़ें देखनी है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि किस प्रकार से अदर जो सोर्सेस हैं,
अर्थ को समझने के लिए वो कौन कौन से हैं। अगर हम अदर सोर्सेस में अगर हम देखेंगे कि अर्थ के कौन कौन से सोर्सेस, फिर अगर हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग देखते हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, ठीक है ना। कौन कौन से सोर्स हैं जिससे अर्थ के अंदर की चीज़ों का हमें पता लगता है, कौन कौन सी जो है सोर्सेस हैं, जिसमें से एक हो गया आपका इनडायरेक्ट सोर्सेस हो गया, दूसरा हो गया आपका एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द अर्थ, ठीक, और तीसरा हो जाएगा नेचुरल, मतलब डायरेक्ट सोर्सेस हो जाएगा, ठीक ना। जिसमें से अगर आप देख रहे हैं कि जो आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज में हो गया, ठीक है ना, या इसी को आर्टिफिशियल सोर्सेज भी कहा जाता है। जब आप इसमें देखेंगे तो आपका डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया आपका प्रेशर हो गया। क्या हो गया आपका, आप जो इनडायरेक्ट सोर्स में देख रहे हैं तो आपका डेंसिटी, टेम्परेचर और क्या हो गया आपका प्रेशर हो गया। अब पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। अभी हम लोगों ने जो देखा था, जो स्वेस महोदय थे, तो स्वेस महोदय ने क्या किया था, केमिकल कंपोजिशन के वेस्ट पर क्या किया हुआ था, अर्थ को डिवाइड किया हुआ था। लेकिन इसके बाद के जो भी रिसर्चर्स आए तो उन्होंने क्या किया, इसको डेंसिटी के बेस पर डिवाइड कर दिया। डेंसिटी है, टेम्परेचर है, इस बेस पर क्या किया गया है, बांटा गया है। तो एक मिनट के लिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या है ये चीज, ठीक, देखना समझना प्लीज, ठीक। जैसे मान लो ये क्या हो गया आपका अर्थ हो गया, ठीक, अर्थ का स्ट्रक्चर बन गया। जब आपने ये अर्थ का स्ट्रक्चर बन गया, अब हम डेंसिटी और टेम्परेचर के बेस पर जब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका कहलाता है क्रस्ट, ये कहलाता है आपका क्रस्ट, और ये हो गया आपका मेंटल, क्या हो गया, मेंटल हो गया, और ये पार्ट कहलाता है आपका कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब क्रस्ट और मेंटल कोर में अगर आप क्या देखते हैं, जो क्रस्ट वाला पार्ट है, अगर क्रस्ट वाले पार्ट की अगर आप डेंसिटी देखेंगे तो इसकी जो डेंसिटी होती है अबाउट नियरली आपकी 2.9 के लगभग क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है, ठीक है ना। और अगर आप यहां पर आएंगे, अगर कोर की बात करोगे तो इसकी अगर लगभग में देखोगे तो लगभग 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक होती है। ये हो गए स्क्वायर क्यूब हो गए, ठीक है ना। अब अगर यहां पर एक चीज अगर आप देखेंगे, ये लगभग इतनी है, ठीक है ना। इधर आप आएंगे तो इधर जो आपको 5.5 के लगभग होगी, एवरेज है जो अर्थ का। अगर जो हमारा अर्थ का अगर आप डेंसिटी देखेंगे, एवरेज जो घनत्व देखेंगे, तो वो आपका पाया जाता है आपका 5.5, इतना लगभग आपका पाया जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हो जाता है आपका, ठीक, एवरेज में ये होता है। अगर यहां पर हमारा 2.9 के समथिंग है तो इसके बाद जो कोर में डेंसिटी होगी वो क्या होगी, आपकी बहुत अधिक होगी। इससे तो हमें क्या निकल के आ जाता है, एक चीज ये निकल के आ जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या किया गया, अगर आप टेम्परेचर देखेंगे, अगर आप क्या करेंगे टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होता है, यदि आप ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है आपका इंक्रीज होता रहता है। टेम्परेचर भी क्या होगा आपका इंक्रीज होता रहता है। जैसे अगर आप यहां पर चलेंगे, अगर आप यहां पे कोर की बात करेंगे तो लगभग आपका जो टेम्परेचर होता है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आप यहां पर जो आपका ये जो मेंटल का अपर वाला पार्ट है और क्रस्ट का यहां पर पार्ट है, यहां पर लगभग आपका जो टेम्परेचर पाया जाता है 800 से लेकर के लगभग आपका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर यहां पर पाया जाता है। अब इसको क्या किया गया है, आगे इनकी जो लेयर है वो क्या की गई है, आपकी सब डिवीजन की गई है। अब सब डिवीजन जो की गई हैं वो किस वेस पर की गई हैं, थोड़ा हम क्या करते हैं ये समझिए। यही हमें क्या करना है, आगे वेस लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो
जब आप देखेंगे तो इंटरनेशनल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियो फिजिक्स, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग जब आप अर्थ को जब डिवाइड कर रहे हैं, हालांकि ये अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो विस्तार से इसकी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब आप देखे हैं तो अभी इसका जो आपने देखा, अब यहां से जो क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपका यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक। आपने क्या किया, इसको लेयर डिवाइड कर दे, ठीक। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, आप इसको कहते हैं ये वाला पार्ट, ये आपका हो गया क्रस्ट। ये पार्ट कौन सा हो गया आपका, क्रस्ट पार्ट हो गया। ये पार्ट हो गया आपका मेंटल, कौन सा हो गया आपका, ये पार्ट हो गया आपका मेंटल। ये पार्ट हो गया आपका कोर, कौन सा हो गया, कोर। ये आपका क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। अब यहां पर क्या है, कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। डिसकॉन्टिन्यूटी एक तो होता है कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार चलने वाला, लेकिन उसके आगे क्या लग गया, डिस लग गया, मतलब लगातार चलने वाला नहीं। जैसे मान लो अगर आप क्या कर रहे हैं, क्रस्ट से अगर कोर की ओर आ रहे हैं तो जो डेंसिटी है वो इक्वल नहीं पाई जा रही है, मतलब असंबद्धता। एक होता है संबद्धता, मतलब संबंधित बिल्कुल एक जैसे चल रहे, और इसमें क्या कहते हैं, असंबद्धता। क्या हो गई आपकी, असंबद्धता। डिसकॉन्टिन्यूटी की जो हिंदी हो गई वो क्या हो गई आपकी, असंबद्धता, कॉन्टिन्यूसली नहीं है। तो यहां पर क्या की गई है आपकी, जैसे ये एक लेयर बन गई, तो इस लेयर, ये हमारी क्रस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। अब क्या किया गया, अगर पहले आपको याद रखना है, मैं याद करने का आप लोगों को तरीका बता रहा हूं। क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो कॉन्टिन्यूटी है, इसे कहा जाता है मोहोरोबिक। चलो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या रहे, याद बना रहे। इसे कहा जाता है मोहोरोबिक, चलो चेंज नहीं, मोहोरोबिक, रोबिक, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, मोहोरोबिक डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या कहा जाएगा, मोहोरोबिक डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। मतलब क्या हो गया आपका, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसे मोहोरोबिक डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। फिर क्या है आपका, मेंटल और कोर के बीच में एक आपकी ये है डिसकॉन्टिन्यूटी, इसे कहा जाता है गुटेनबर्ग। क्या कहा जाता है, गुटेनबर्ग कहते हैं। गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई, ठीक। अब एक चीज यहां पर आपको समझना है, यही हमें क्या करना है, आगे अच्छे से डिस्कस करना है, यही पूरा का पूरा इस चैप्टर में बताया गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात समझना है आपको, इसमें से जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट को भी 2 पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। क्रस्ट को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मान लो ये हमने क्या किया, क्रस्ट डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो गया अपर क्रस्ट, ठीक, अपर क्रस्ट हो गया, ठीक, और ये हो गया आपका लोअर क्रस्ट, ठीक है ना। अब जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली डिसकॉन्टिन्यूटी है उसे कहा जाता है कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या कहते हैं, कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, इसको कहते हैं कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना।
कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक, कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिवाइड कर रही है उसे कौन सी कहा जाता है, डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। अब क्या हो गया आपका, अब जो मेंटल वाला पार्ट है, अच्छा ये जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं जो डिवाइड कर रहा हूं, ये क्या हो रहा होगा, उसकी जो डेंसिटी है ऊपर से नीचे चलने पर जो डेंसिटी है उस वेस पर किया गया होगा। अब ये वेस कैसे मिला होगा, वो मिला होगा आपको सिस्मोग्राफिक वेव जो होती हैं उस पर मिला होगा, उस वेस पर क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया, जो कि अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, पूरा विस्तृत रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से चीजों को आगे बताया गया हुआ है। अब इसको क्या किया गया, इसी पार्ट को 2 पार्ट्स में क्या कर दिया गया, मान लो डिवाइड कर दिया गया, ये हो गया, ठीक। अगर हमने क्या किया, इसको पार्ट, ये हमारा, इसको भी क्या कर दिया मैंने, 2 पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया आपका। ये हो गया आपका अपर मेंटल और क्या हो गया आपका लोअर मेंटल, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका अपर मेंटल हो गया, ठीक है ना, आपका मेंटल हो गया, ये क्या हो गया आपका लोअर मेंटल, ठीक। अब जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो डिवाइड करने वाली जो असंबद्धता है, जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, उसे कहते हैं रेपती डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या कहते हैं, रेपती डिसकॉन्टिन्यूटी, रेपती, ठीक है ना, डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक, ये समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया, जो कोर है, कोर को भी क्या किया गया है, इसको भी क्या किया गया है, 2 पार्ट्स में कोर को भी डिवाइड किया गया है, कोर को भी क्या किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक आपका हो गया, ये आउटर कोर है, ये आपका है आउटर कोर, आउटर कोर, और ये आपका हो गया इनर कोर, ये क्या हो गया आपका इनर कोर, ये क्या हो गया आपका आउटर कोर हो गया, और ये क्या हो गया आपका इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करने वाला जो कॉन्टिन्यूटी है उसे कहा जाता है आपका लेहमन, लेहमन डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या कहा जाता है, डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी कहा जाता है, ठीक। अब ये जो लेयर हैं, अभी मेन मेरा मकसद यहाँ पर इसके सिस्मोग्राफ के वेस पर, यहाँ पर मुझे डेंसिटी बताना नहीं है, इसका टेम्परेचर बताना नहीं है। मेन चीज़ हमें यहाँ पर आपको जो इसकी लेयर हैं, लेयर याद कराना, ताकि आप इसको लेयर कैसे आप लर्न कर लेंगे। क्योंकि यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में अभी जो पेपर 2022 में हुआ है उसमें भी क्या किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए क्या करना है, आपको याद करना है। देखो कैसे याद करना है, इस चीज को समझना है कैसे। जैसे पहले तो आप बांट रहे हैं किसमें, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट ये आपका हो गया और मेंटल क्या हो गया, तो जो क्रस्ट और मेंटल को पार्ट जो डिवाइड कर रहा था, ये इतना आपका क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया, क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड करने वाली जो लाइन है, जो आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी है, वो कौन सी हो गई, आपकी मोरोबिक डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। इसके बाद की जो है कौन सी है, आपकी गुटनबर्ग हो गया। कौन सा हो गया, गुटनबर्ग हो गया। मतलब पहले तो आपने सिर्फ 2 ही बांटी थी ना, ठीक है ना, ये वाली मेन आपने एक ये बांटी हुई थी और एक ये। तो सबसे पहले इन्हीं को दोनों को याद कर लो कि मोरोबिक, फिर मतलब आपका यम और फिर क्या है आपका जी, पहले मॉर्निंग हो रही फिर गुड नाइट हो रही, ऐसे याद कर लेना कि पहले कौन सा पार्ट आता। तो पहले आपका मोरोबिक डिसकॉन्टिन्यूटी बनती है, फिर आपका गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बनती है। ये 2 याद हो गए। अब क्या करना था, क्रस्ट जो है, क्रस्ट को भी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। जब क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो एक आपका अपर क्रस्ट है, फिर लोअर क्रस्ट है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करने वाली डिसकॉन्टिन्यूटी को कहा जाता है आपका कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या कहा जाता है, कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया। फिर आपका मेंटल वाला पार्ट हो गया, तो आपका लोअर, आपका क्या हो गया, आपका अपर मेंटल और कौन सा हो गया आपका लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो डिसकॉन्टिन्यूटी जो अलग करती है उसे कहा जाता है, कहा जाता है आपका, अच्छा यहाँ पर कहा जाता है ये आपका
रेपती कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? रेपती डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपती डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है ना। घुटन वर्ग तो आपने याद ही कर लिया। फिर आउटर, ये देखो आउटर है, ठीक है ना, ये कोर इनर के ऊपर आउटर रखना है, ठीक है ना। तो आउटर कोर और इनर कोर को जो डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी है उसे लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो आपने ये जो है ऐसे आर्डर लगाने के लिए आ जाता है कि ऊपर से नीचे तक आर्डर कैसे लगाइए, ये तो हो गया। ये तो हमने सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आर्डर लगाना बता रहा हूं कि आर्डर कैसे याद करना। बाकी जो इसको हमें विस्तृत देखना है वो कैसे देखना है, वो तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे देखनी है। अभी तो मैंने सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया हुआ है कि हाँ कैसे कैसे इसका ओवरव्यू है। तो अब हम आते हैं इसका क्या देखना है। अब हम लोग एक पूरा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा क्या करते हुए देखते हुए चलेंगे। ठीक, अब हम लोगों ने यहां पर अभी जो हम लोग देखा था कि एक वर्ड हम लोगों ने देखा था जियोलॉजी देखा था। क्या देखा था हम लोगों ने? जियोलॉजी देखा हुआ था। समझो, अर्थ का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट एक दूसरे से क्या है, बहुत रिलेटेड है। ठीक है, क्या है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। वेरियस लैंड फॉर्म ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर थ्रू द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्टडी अंडर जियोलॉजी क्या करते हैं, जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी का जो आप स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर्स में। ठीक, बट अब क्या करना है, एनालिसिस करना है और क्या करना है, ठीक ना है, एक्सप्लेनेशन करना है। वेरियस लैंड फार्म, जो अर्थ के जो सरफेस पर बहुत से जो लैंड फार्म बने हुए हैं, उसके स्ट्रक्चर बने हुए विभिन्न प्रकार के, उनका आपका क्या करना है, एनालिसिस करना है और एक्सप्लेनेशन करना है। वो आप किस में करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। क्या करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। अब चूंकि अर्थ के अंदर जो इंटीरियर पार्ट है उसको तो हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, कौन से हैं, हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं। तो इनडायरेक्ट सोर्सेस में कौन से हमारे सोर्स हैं? अच्छा, जो हमें इनडायरेक्ट सोर्सेस का मतलब कह रहे हैं, तो मतलब हम डायरेक्ट नहीं, मतलब ऐसे नहीं मिल जाता है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट का मतलब ये है आप नहीं जा सकते हो वहां पे, अंदर नहीं जा सकते हो, लेकिन अंदर से कोई चीज तो बाहर आ सकती है ना। अंदर से तो बाहर कोई चीज आ सकती है, तो वो तो हमारा डायरेक्ट सोर्स हो गया ना। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं अंदर पृथ्वी के, लेकिन अर्थ के बाहर तो आ सकता है। जैसे क्या हो गया आपका, वॉल्केनो हो गया, ठीक है ना। तो वॉल्केनो से जो आपका मैग्मा आता है, तो उस बेस पे तो आप उसकी स्टडी कर ही सकते हैं कि अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट सोर्सेस में आ जाएंगे। ठीक, ये चीजें हमें देखनी है। अब यहां पर देखना है हमें, तो ये हो गया। तो अगर हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेस में हो गए, कौन सा हो गया हमारा आर्टिफिशियल जो रिसोर्सेस हो गए, वो कौन कौन से हो गए आपके, जैसे डेंसिटी हो गई। अभी जो हमने इसी के पहले आप लोगों को फिगर बना दिया था, क्या बना दिया था, फिगर। जो मैंने फिगर बनाया हुआ था, तो अभी हमने आप लोगों के लिए जो फिगर बनाया था, ऐसे फिगर बना दिया था ना, ऐसे करके ये ऐसे बना दिया था, ठीक है ना। तो इसी में से क्या किया हुआ था, आपने कहा था कि सर ये क्या है आपका, क्रस्ट हो गया, ठीक, ये क्या हो गया आपका, मेंटल हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कोर हो गया। ठीक, अब क्या करते हो, अब यहां पर जो आप देख रहे हैं, तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी में जो चेंज हो रही है, चेंजिंग हो रही है, इससे भी हमें क्या मिल जाता है, जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। वही चीज यहां पे क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है, ठीक है ना। डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या है, मतलब हमें वहां पे जाना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन न्यूटन्स ने क्या कहा, जैसे मान लो दो कोई पार्ट है, ठीक है ना, इक्वल रहेंगे। जैसे मान लो आपका m1 ये हो गया, और मान लो क्या हो गया, m2 ये हो गया। मान लो ये दोनों हैं, इनकी कुछ त्रिज्या हो रही हो, तो इनके बीच में जो मान लो दूरी है, ये जो दूरी है, सॉरी, ये जो दूरी है, अगर दूरी पास पास हो गई, मतलब बहुत पास पास हो गए, तो इन पे जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। अगर ये दूर दूर होंगे, तो इन पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, कम लगेगा। बस यही इन्होंने बताया था, इसी पे बेस पे क्या किया गया, इस पे एक्सप्लेनेशन किया गया है हमें, हालांकि वहां पे ज्यादा जाना नहीं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटी,
द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है, ये चीज क्या करनी है आपको याद रखनी है, कितनी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। वेयर द डेंसिटी ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अबाउट, अगर आप क्रस्ट की देखते हो तो लगभग 3 है, कितनी है 3 है, कहीं कहीं पे आपका लिखा होगा 2.9 भी लिखा होगा, कहीं पे आपका लिखा होगा 2.8 भी लिखा होगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अबाउट लिखा हुआ है, ठीक ये लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज नहीं हो। दिस इंडिकेट दैट द, अब देखो अगर यहाँ पर मान लो एवरेज बता रहा है 5.5 है, ठीक ना, तो 3 लेयर हो गई, अगर 5 3 15 करते 16 हो जाता, होता कि नहीं होता, क्योंकि एवरेज कह रहा है ना लगभग, तो अगर 3 का मल्टीप्लाई करते तो कितना होता 15 हो जाता, क्योंकि जो आपकी बीच की मेंटल वाली लेयर है वो बहुत अधिक है, तो एवरेज उसी को ये बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऊपर वाले में चले तो 3 के लगभग हो जाए, और अंदर वाले जो कोर वाले में है वो लगभग 11 से लेकर के 13 तक हो जाती है, तो बीच वाली जो लेयर है अभी जो हमने बताई हुई थी, जो बीच वाली लेयर होगी ये वाली लेयर आपकी, ठीक है ना, ये इसकी लगभग आपकी 5.5 के लगभग होती है, इसकी तो लगभग 3 के लगभग हो जाएगी, ठीक है ना, ये आपकी 11 से लेकर के लगभग हमारी कितनी रहती है 13, लेकिन इसका जो क्षेत्र है मास द्रव्यमान है जो वो भी बहुत है, और एरिया भी ये कवर करता है वो भी क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इस कारण से ये बालाजी तो हम क्या कर लेते हैं काउंट कर लेते हैं, ठीक ये चीज हो गई। दिस इंडिकेट दैट द इनर पार्ट्स ऑफ द डेंसर, जो अंदर का पार्ट हो गया वो क्या होगा डेंस हो गया, उसकी डेंसिटी क्या होगी बहुत अधिक होगी, क्योंकि अगर आप डेंसिटी के अंदर वाले पार्ट में अगर देखते हो तो निकिल और क्या पाया जा रहा था फेरस पाया जा रहा था, क्या पाया जा रहा था आपका निकिल और फेरस पाया जा रहा था, ये भी क्या किया था आपने यहाँ पे देखा हुआ था, ठीक है। डिफरेंस स्टडी एंड द एविडेंस रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ द अर्थ सो दैट द कोर इज द मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ द अर्थ विद डेंसिटी अबाउट 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ये ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, गलती से छूट गया, ठीक है ना। अब हम प्रेशर की बात करते हैं, अब प्रेशर की जब आप बात करते हैं, प्रेशर मीन्स क्या हो गया आपका दबाव, क्या हो गया आप दबाव, अब जैसे जैसे अर्थ से मतलब क्रस्ट से कोर की ओर चलेंगे तो क्या होगा आपका दबाव क्या होने लगेगा बढ़ेगा, और जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है बढ़ती जाती है, डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी बढ़ती जाएगी, यही इसमें चीज क्या बताया गया। Pressure, high density at the core of the earth can be understood with the reference to the pressure of the superincumbent load of the overlying rocks through the density increase with, क्या हो गई आपकी through the density increase with the increase pressure at every rocks has a critical limit beyond which is the density कैन नॉट बी द इंक्रीज्ड, ठीक है ना, मतलब एक जो रॉक्स है रॉक्स की एक अपनी एक लिमिट है, इसके बाद क्या होगा उसका जो तो क्या कह रहा है डेंसिटी कैन नॉट इंक्रीज, इसके बाद डेंसिटी क्या होगी इंक्रीज नहीं होगा, एक क्षमता है उधर तक तब तक बढ़ेगी, अदरवाइज क्या होगी वो फिर नहीं बढ़ेगी, ठीक है। द इंक्रीज प्रेशर इट सो दैट द हाई डेंसिटी इन द कोर, जो कोर में क्या हो गई आपकी हाई डेंसिटी पाई जाएगी, इस दिस रिजल्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स हैवी मेटेलिक मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल ऑफ द हाई डेंसिटी सच एज द आयरन और निकिल इन द निफे, अभी हम लोगों ने देखा था आयरन और क्या हो गया आपका निफिल कहाँ पे पाया जा रहा था, आपका कोर वाला पार्ट था, ठीक है ना, जिसे आप निफे कह रहे थे वो चीजें हो गई, ठीक। अच्छा अभी हम लोगों ने जो एक पढ़ा हुआ था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सियाल सीमा और नीफे, फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्रस्ट मेंटल कोर, वो एक ही हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों को एक ही जैसे क्या किया गया है उसमें जुड़ के बताया गया हुआ है, ठीक। तो वो केमिकल कंपोजिशन के वो बेस पे है, वो क्या किया गया है आपका उसमें आपका डेंसिटी है प्रेशर है उस पर क्या किया गया है। अब आते हैं, अब अगर क्या होता है अकॉर्डिंग टू IUGG, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ज्योडेसी एंड जियोफिजिक्स के अकॉर्डिंग, अगर आप क्या कर रहे हैं जैसे ये हो गया, ठीक, समझना है प्लीज, ठीक, अब ये हो गया, ठीक, ये आपका हो गया क्रस्ट हो गया, क्या हो गया क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका मेंटल हो गया, और ये क्या हो गया आपका कोर हो गया, ठीक। अब जैसे क्या होता है, अब यदि आप क्या करते हैं क्रस्ट से कोर की ओर चलते हैं, क्रस्ट से कोर की ओर चलते हैं तो जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर हम इंक्रीज कह रहे हैं रेट नहीं कह रहे हैं,
क्योंकि अगर आप रेट देखेंगे, रेट का मतलब होता है दर, और दर का मतलब तो आप समझते ही हैं, ठीक है ना, परसेंटेज वाला वही दर जो निकालते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो 32 मीटर मतलब एवरेज जो माना जाता है कि लगभग 32 मीटर अगर आप क्या करते हैं नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आप 100 किलोमीटर के लगभग अगर नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, फार द फर्स्ट 100 किलोमीटर देन द टेम्परेचर इंक्रीज बाई कितना हो जाता है आपका 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो जो टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो कितना होने लगता है आपका 12 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर और अधिक अगर आप चलेंगे तो इसके बाद क्या हो जाता है, लगभग अगर 300 किलोमीटर के लगभग चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने लगता है। मतलब क्या यूनिफॉर्म नहीं है टेम्परेचर का, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि टेम्परेचर क्या हो जा रहा था, रेट में इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन उस रेट में नहीं हो रहा है कि जैसा कि होना चाहिए कि लगातार क्या कह रहा है आपका बढ़ता ही रहे, ठीक ठीक ना। एंड 3 किलोमीटर एंड बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर डेप्थ, ठीक। लेटर ऑन द relatively higher temperature is found in the tectonic activities region, heat flow outward from the internal, ठीक है ना, इंटरनल ऑफ द अर्थ। अगर हम जैसे आगे चलते चले जाएंगे तो जो चीज़ें क्या हो जाएंगी वो मोल्ट अवस्था में पाई जाएंगे, एस्थेनोस्फीयर लेयर में पाई जाए। अगर हम अभी लोग देखेंगे एस्थेनोस्फीयर पाया जाएगा, वहाँ पर चीज़ें क्या होंगी आपकी मोल्ट अवस्था में पाई जाएंगी लगभग 100 से 200 किलोमीटर के बीच में। जो आपका क्या बन जाएगा, मोल्ट बन जाएगा, एक लावा फार्म में हो जाएगा। तो वो मैग्मा जो है वो क्या होगा आपका ऊपर आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, ऊपर आने की वही फ्लो करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, एक करंट भी जनरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका करंट जनरेट, थर्मल कनेक्टिव, ठीक है ना, करंट। दिस फैक्ट हैज बिकेम मोर क्लियर सिंस द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैन बी इनटू, ये हो जाएगा। अब इसी में से में और चीजों को देखते हुए चलना है। अब एक तो आपने ये देख लिया, ठीक है। तो अभी आपने क्या देख लिया, जो आर्टिफिशियल सोर्सेस है, तो आर्टिफिशियल सोर्सेस में आपने देख लिया कि आर्टिफिशियल सोर्सेस के अंतर्गत आपने देखना डेंसिटी देखी, डेंसिटी के बाद आपने प्रेशर देखा, प्रेशर के बाद क्या किया आपने टेम्परेचर देखा। अब आप देखते हैं कि एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द अर्थ ओरिजिन, जब पृथ्वी का जो अर्थ का जो ओरिजिन हो रहा था, तो आपको पता होगा कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही माना जाता है कि जिस प्रकार से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है उसी में से हमारी क्या बनी हुई है, तो अर्थ बनी हुई। तो जिस समय अर्थ बनी हुई तो और भी प्लैनेट्स वगैरह बने हुए हैं, तो उस वेस पर क्या किया गया है, इसमें से भी कुछ हमें एविडेंस देने की गया है। क्या क्या किया गया है वो देखते हैं। जैसे इधर आप देख रहे हैं द प्लेनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस है ये बताता है कि जो कोर पार्ट है, कौन सा पार्ट, कोर पार्ट है, जो कोर पार्ट कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में कोर जो है, कोर को कैसा है, सॉलिड में है। लेकिन अगर अदर जो आप देखते हैं जैसे आपका टाइडल हाइपोथेसिस हो गया या न्यूबुलर हाइपोथेसिस हो गया, ये बताते हैं कि जो कोर है वो कैसा है आपका लिक्विड फॉर्म में है। तो दो हाइपोथेसिस हो गए, वो अलग हो गए, कंट्रोवर्सी हो गए, अलग अलग चीजें बताई, एक सॉलिड बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, लिक्विड बता रहे हैं। इसलिए इनमें से कोई एक ही सही होगा, इसलिए ये भी हमारे एविडेंस क्या हो गए, सही नहीं रहेंगे। या तो हमारा कोर क्या होगा, या तो लिक्विड होगा, या क्या होगा हमारा सॉलिड होगा, दोनों तो नहीं हो सकते, ये चीज बता रहे हैं, ठीक। इट इज द क्लियर फॉर्म दीज टू कंट्रोवर्सी, ठीक है, assumptions दैट कोर ऑफ द अर्थ इज द आइदर सॉलिड और द लिक्विड, ये हो गया। अब हमें देखना है कुछ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस के बेस पर क्या चीज़ें बताई गई हैं वो हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नेचुरल बेस। एक तो हमारा हो गया वोल्केनोसिटी, ठीक है ना, ज्वालामुखता, ज्वालामुखी के आधार पर। अब ज्वालामुखी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ज्वालामुखी से जो भी मैग्मा निकल के आता है, तो मैग्मा के बेस पर हम बता सकते हैं, जब मैग्मा निकल रहा है तो मैग्मा कैसा निकल रहा है, मोल्ड फॉर्म में निकल, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अर्थ के अंदर इंटरनल कहीं ना कहीं क्या है, चीजें पिघली हुई अवस्था में पाई जा रही हैं, ठीक। एक तो क्या हो जाएगा आपका, इससे पता चल जाता है, ठीक है ना, द मोल्टन लावा कमिंग आउट द वोल्केनोज ड्यूरिंग द वोल्केनो eruptions indicate that there is the at least a layer
below the earth crust, which is the liquid or semi-liquid state. The layer is the called the magma chamber. उस लेयर को क्या कहेंगे? magma chair कहेंगे. But inner structure of the earth cannot be the explained satisfactory on the basis of the volcano, जो volcanic सिटी से. अभी हम इसको जो तो स्ट्रक्चर जो इनर है उसको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है हमारा जो तो है काफ़ी पर्याप्त जानकारी देने में क्या है नहीं था. अब हमारे पास जो आ गया वो सिस्मोलॉजी आ गई. कौन से आ गए? आपका सिस्मोलॉजी. ठीक है ना. अब सिस्मोलॉजी से क्या होता है, हमें सभी चीज़ों को क्या पता चल जाता है, सिस्मोग्राफ बेस पे सभी चीज़ों को क्या होगा पता चल जाता है. अब क्या होता है सिस्मोग्राफ के बेस पे क्या होता है? सिस्मोग्राफ जब आप देखेंगे, ठीक है ना, जो भूकंपी तरंगे हैं, जो क्या हैं आपकी भूकंपी तरंगे हैं, तो भूकंपी जो तरंगे हैं उन तरंगों के बेस पर जो वेव के बेस पे पता लग जाता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती. जैसे मान लो कि हमारा ये क्या है आपका, ये हमारी अर्थ है, तो ये मान लो कि लगभग 300 किलोमीटर के अंदर है. मान लो कहीं पर क्या हो गया आपका अर्थक्वेक मान लो ओरिजिन हुआ. ठीक है ना, तो वो हमारा पॉइंट कहलाता है फोकस पॉइंट. क्या कहलाएगा? फोकस पॉइंट कहलाता है. जहाँ से जो अर्थक्वेक ओरिजिन होता है वो पॉइंट हमारा कहलाता है फोकस पॉइंट. और उसके 90 डिग्री बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, जहाँ पे अर्थ में सबसे पहले पहुँचता है वो हमारा कहलाता है इपी सेंटर कहलाता है. क्या कहलाता है? इपी सेंटर कहलाता है. अब बात समझो, जैसे मान लो जो ओरिजिन हुआ इसके अंदर से, तो अब उसके उस तरफ जो हमारी वेव्स हैं वो पहुंचेंगी लगभग, ये मान लो कि 21 सेंटीमीटर के लगभग 21 मिनट में क्या हो जाएगी उसके अपोजिट साइड में. अब जो लेयर वो निकली हैं यहाँ से, जो गई हैं वेव्स, जो गई हैं उन वेव्स के माध्यम से, ठीक है ना, हमें ये पता चल जाता है कि अर्थ के अंदर कहाँ पर हमारा लिक्विड स्टेट है और कहाँ पर हमारा सॉलिड है, कहाँ पर हमारा सेमी लिक्विड है. चूँकि जो वेव्स होती हैं वो क्या होंगी आपकी सॉलिड में, उनकी जो डेंसिटी होती है या उनकी स्पीड होती है वो क्या होती है दूसरी होती है, और लिक्विड में क्या होगी दूसरी होती है. जो हमारा सिस्मोग्राफ है, ठीक है ना, जो सिस्मिक वेव्स हैं जिसमें से हमारी प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई और कौन सी हो गई आपकी जो हमारी धरातली तरंगे होती हैं, ठीक है ना, सरफेस वेव्स होती है, वो 3 प्रकार की जो हमें क्या हैं जो वेव्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें अर्थ के इंटरनल पार्ट का पूरा क्या करते हैं अच्छे से स्टडी करते हैं. जब आप उस वेव्स पर कर रहे थे, यही पूरा का पूरा जो इसके कंक्लूजन निकलता है यही हमारा बताता है IUGG, मतलब इंटरनेशनल यूनियन जियोग्राफी और जियोफिजिक्स. पूरा का पूरा एक आपने स्ट्रक्चर जो अभी हमने ड्रा किया था कि कहाँ पर आपकी कितनी डेंसिटी है, कहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना है, तो जो टेम्परेचर और डेंसिटी में जहाँ पर चेंजिंग हो रही थी उसी को कहा गया था, क्या कहा गया था आपको, डिसकॉन्टिन्यूटी कहा गया था, असंबद्धता कहा गया था. संबद्धता नहीं, समान नहीं है, असंबद्धता कहा गया था. तो यहीं पे क्या करना है, हमें चीजों को देखते हुए चलना है. ठीक, सिस्मोलॉजी, इट इज द scientific study of the seismic waves generated during an earthquake. ठीक है, क्या हो गया आपका earthquake. It is the recorded by seismographs. This energy is the released in the form of the waves that travel throughout the Earth's interior. These seismic waves travel through the Earth in the form of the vibration. The vibration are the recorded in the measured by an the instrument called the क्या हो गया सिस्मोमीटर. क्या हो गया आपका सिस्मोमीटर. सिस्मोग्राफ के मीटर के आधार पर क्या करते हैं उसको क्या कहते हैं सिस्मोमीटर कहते हैं. द सिस्मोमीटर्स प्रोड्यूस अ ग्राफ कॉल्ड सिस्मोग्राम. क्या कहते हैं सिस्मोग्राम कहते हैं. विच सो दीज वाइब्रेशन, दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल एट डिफरेंट स्पीड. जैसे जैसे इनका मटेरियल मिलेगा, मान लो सॉलिड मिल गया तो सॉलिड में दूसरा चला. अब सॉलिड में मान लो डेंसिटी जिसकी अधिक होगी तो उसकी स्पीड फिर दूसरी हो गई. मान लो लिक्विड मिल गया तो फिर दूसरा मिल गया. अब इस वेव्स पे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पर लिक्विड है, कहाँ पर सॉलिड है, कहाँ पर सेमी सॉलिड है, और कौन कौन सी कहाँ पर डेंसिटी बहुत अधिक होगी. इससे कोर में होगा तो कोर में क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी. इस वेव्स पर हमें क्या चीज़ों को पता चल जाता है. ठीक है ना. स्पीड, scientists have applied the knowledge of
नो दे आर इंटरेक्ट विद द डिफरेंट मटेरियल टू अंडरस्टैंड टू अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, इस बेस पे क्या करते हैं, अपना जो तो है अध्ययन करते हैं और बताते हैं कहाँ कई चीज़ें होंगी। अब एक चीज़ समझना है, वो समझना ये है आपको कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक, ये है आपका ईपी सेंटर है। ये क्या है, आपका ईपी सेंटर, ठीक। ये जो आप ईपी सेंटर देख रहे हैं, तो अर्थ का जो आप पार्ट आप देख रहे होंगे, तो मान लो ऐसे ही है आपका, ठीक, अर्थ ऐसे है, अर्थ ये है। तो यहां से एक पॉइंट जो दिया गया है आपका, यहां पे कोई एक फोकस पॉइंट होगा, ठीक, जहां से क्या हो रहा होगा, आपका भूकंप उत्पन्न हो रहा होगा। तो वो हमारा कहलाता है फोकस पॉइंट। क्या हो गया आपका, फोकस पॉइंट हो गया। क्या हो गया, फोकस पॉइंट होगा। जहां से जो अर्थक्वेक, ठीक है ना, उत्पन्न होता है, ओरिजिन होता है, उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। याद रखना है, फोकस पॉइंट कहते हैं। ईपी सेंटर जो पॉइंट है, ईपी सेंटर से तो क्या होता है, जहां पर सबसे पहले जिस पॉइंट पे अर्थ जो पहुंचती हैं, जो वेव्स पहुंचती हैं, वो हमारा ईपी सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ईपी सेंटर, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा दूसरे ढंग से भी फिगर को क्या करता हूं, बना देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, कैसे देखना है, ठीक। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, ये पढ़ा था, ठीक। देखो जैसे क्या किया, ये क्या हो गई, अर्थ हो गई, ठीक। और ये आपका हो गया कोर पॉइंट हो गया, और ये मान लो कि आपका मेंटल वाला पॉइंट ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका ने क्या मान लिया, मेंटल वाला पॉइंट हो गया, ठीक। अब मान लो यहां से कहीं पर क्या होगा, आपका ओरिजिन हो गया, ठीक। क्या हो गया, ओरिजिन होगा। ये तो फोकस पॉइंट हो गया, ये आपका फोकस पॉइंट है। ये क्या हो गया, आपका फोकस पॉइंट हो गया। यहां से ओरिजिन हो रहा है, ठीक। अब यहां से वेव निकलेंगी, यहां से क्या होंगी, आपकी वेव से निकलेंगी। तो कुछ वेव ऐसे निकलेंगी और यहां पर चली जाएंगी, ठीक। तो यहां पर ये जो पहुंच रही हैं, अब आपकी ऐसे भी चलेंगी, ठीक है ना, ऐसे भी चल रही होंगी, ठीक, ऐसे भी चल रही होंगी, ऐसे भी, ठीक ना, समझना है, ठीक है ना, ऐसे चल रही होंगी, ऐसे चल रही। अब इसमें से जो वेव्स होंगी वो प्राइमरी वेव्स भी होंगी, आपकी सेकेंडरी वेव्स भी होंगी, और कौन सी होंगी, आपकी यल वेव्स भी होंगी, सरफेस वेव्स भी होंगी। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये पॉइंट आपका फोकस पॉइंट कहलाता है। यही क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका फोकस पॉइंट कहलाता है, और ये आपका कहलाएगा ईपी सेंटर। ये क्या कहलाएगा, आपका ईपी सेंटर कहलाता है। ये जहां पे सबसे पहले जहां पे अर्थ में पहुंचती हैं वो ईपी सेंटर, जहां से ओरिजिन होता है वो क्या कहलाता है, आपका फोकस पॉइंट कहलाता है, ठीक। ये बात क्या हो गई होगी, आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसी से आपकी पी वेव्स निकलेंगी, प्राइमरी वेव्स निकलेंगी, सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी, और कौन सी हो जाएंगी, आपकी जो सरफेस वेव्स होंगी वो होगा। यहाँ पे सिर्फ हमें ये पॉइंट फोकस करना था। तो जो उसने फिगर में बनाया हुआ है, तो वो यहाँ का पॉइंट बनाया गया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट बना हुआ है, ये जो वहां पे बना हुआ है, ईपी सेंटर वाला पॉइंट बना हुआ है। क्योंकि ईपी सेंटर वाला पॉइंट, ये जो वेव्स निकल रही होंगी वो ऐसे से चल रही होंगी अलग अलग प्रकार से, ठीक। तो ये चीज क्या करनी है, आपको याद रखनी। अब यहीं से जो होंगे अपना ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे करके अलग अलग प्रकार से जो मूव कर रही होंगी, तो ये चीज क्या करनी है, आपको याद रखना। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। एक ये हो गया। अब हमारे पास आ गया ये पॉइंट, ठीक। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक। तो ये क्या हो गई, आपकी वेव्स चल रही। अब इसमें से कुछ आपकी पी वेव्स हैं, ठीक है ना, और क्या है, कुछ आपकी जो तो सेकेंडरी। अब जो पी वेव्स और सेकेंडरी वेव हैं, जो पी वेव होंगी, जो प्राइमरी वेव्स होंगी, वो प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों में चलेंगी। पी वेव्स जो क्या होती हैं, सॉलिड और लिक्विड में दोनों में चलती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स हैं, वो सेकेंडरी वेव जो हैं वो सिर्फ किस में चलेंगी, आपकी सॉलिड में चलती है। किस में चलती हैं, सॉलिड में चलती हैं। और जो सरफेस वेव्स हैं वो भी क्या करती हैं, आपकी किस में चलेंगी, आपकी सिर्फ सॉलिड में चलती हैं। तो इस वेव्स पर क्या पता चल जाता है कि कहां पर हमारा सॉलिड है और कहां पर लिक्विड है।
और जो वेव्स चल रही हैं, प्राइमरी वेव्स या सेकेंडरी वेव्स जो चल रही हैं, तो इनकी स्पीड भी क्या हो जाती है, वो कम और ज़्यादा होती है। क्या होने लगती है, इंक्रीज हो जाएगी, कहीं पर डिक्रीज हो जाएगी। इस वेव्स पर क्या होता है, अर्थ के इंटरनल पार्ट की हमें क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। ठीक, यहीं पर क्या करना था, हमें देखते हुए चलना है। ठीक, ये हो गया। तो अभी आपने सेस्मो ये देख लिया, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर देखना है, ठीक ना। द सेस्मिक वेव्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, ठीक है ना। एक हो गई आपकी बॉडी वेव हो गई, और कौन सी हो गई आपकी सरफेस वेव हो गई। जिसको आप बॉडी वेव कह रहे हैं, ये दो प्रकार की हो गई, ठीक है ना। प्राइमरी और कौन सी हो गई आपकी सेकेंडरी, प्राइमरी और कौन सी हो गई आपकी सेकेंडरी। और सरफेस वाली जो आपकी सरफेस वेव्स हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव को मिलने पर जो बनती हैं वो सरफेस वेव्स बनती है। कौन सी बनती हैं, सरफेस वेव बनती है। ये चीज़ क्या करनी है, आपको याद रखना। द क्लासिफिकेशन इज द बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ ट्रेवल द सेस्मिक वेव्स। द बॉडी वेव्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ एंड ट्रेवल थ्रू डिफरेंट लेयर द अर्थ। व्हेन दीज वेव्स react with the rocks on the earth's surface, they produce surface wave. The surface wave travel on the earth's surface. The body waves are the further divided into two types, primary waves and secondary waves. They are the called primary, secondary based on when दे आर रिकॉर्डेड एज द सेस्मोमीटर। सेस्मोमीटर पे जैसे रिकॉर्ड होगी उस वेव क्या हो जाएंगी, आपको ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखना है कि जो हमारी प्राइमरी वेव्स हैं, जो क्या हैं हमारी प्राइमरी वेव्स हैं, वो देखो प्राइमरी जो वेव्स होंगी वो कैसे चलेंगी। इनका जो अगर आपको बनाना हो प्राइमरी वेव्स जो होंगी वो ऐसे चलेंगी, ठीक। दबाव बनाते हुए चलेंगे। जो प्राइमरी वेव्स होंगी वो कैसे चलेंगी, ऐसे दबाव बनाते हुए चलेंगी, ऐसे चल रही होंगी, ठीक। प्राइमरी वेव्स क्या होंगी, ऐसे चल रही होंगी, ठीक। प्राइमरी वेव्स जो होंगी वो ऐसे चल रही होंगी। ये दबाव बनाते हुए चलेंगी, ठीक। इनकी स्पीड बहुत होती है, इनकी स्पीड क्या होती है, बहुत अधिक होती है, ऐसे चल रही होंगी, ठीक। ये दबाव बनाते हुए चलेंगे, स्पीड बहुत अधिक होती है। स्पीड बहुत अधिक होने के कारण से इनसे क्या होता है, जो नुकसान होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इनसे क्या होता है, जो है वो नुकसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। देख लो इनका जो तो है इस प्रकार से क्या करेंगी, ये प्राइमरी जो तो वेव्स क्या होंगी आपकी इस प्रकार से चलेंगी, ठीक। याद रखना है, ठीक। जैसे अगर आप नोट्स बना रहे होंगे ना, तो ये क्या करना है, जहाँ पे प्राइमरी वेव्स हैं तो वहाँ पे क्या करना है, इसको बना लेना है। और यदि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं क्या करूँगा, ये आप लोगों को PDF क्या करूँगा आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक। तो ये आ जाएगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिहाजे से बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो और बनाता रहूँगा। और लगता है आपको कोई ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें से कि क्या करूँ मैं वीडियो बना दूँ, कोई टॉपिक आपको लगता है तो आप कमेंट करके अगर बता देंगे तो हम क्या करेंगे, उस पर भी वीडियो आप लोगों को बना दूँगा। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, इसमें से UPSC हो गया आपका, स्टेट PCS हो गया, सभी क्लासेस क्या करती हैं, आपको रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है ना। वर्किंग स्टूडेंट के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, विशेष जो तो है टाइम मैनेज किया गया हुआ है। मतलब जो वर्किंग स्टूडेंट हैं तो मॉर्निंग में आप 6 बजे से लेकर के इधर 9 बजे तक बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इवनिंग में आप 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप क्लास क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये वर्किंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही हमने एक फ्लेक्सिबल टाइम जो मैनेज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग आते हैं आगे की, तो आप लोग क्या करना है, प्लीज़ ये क्या आप लोगों को फिगर बना लेना है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि द वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम बाय कंप्रेंशन एंड द एक्सपेंशन। संपीड़न और दबाव बना के क्या करती हैं, ये चलती हैं। एज अ रिजल्ट दे push and pull the material as the travel through it, leading to the change in the value.
and density due to these types of the movement the p waves are also called compression waves, मतलब दबाव बनाने वाली होंगी। when a particles is the subjected to p waves they move in the same direction as the wave is the travel, मतलब सेम डायरेक्शन में ये क्या करने वाली, मूव करने वाली है, जैसा कि हमने फिगर में आपको बताया। और फिर अभी हम लोग देखते हैं इसका, और ये याद रखना, खैर आगे हम लोग देखते, ये जो पी वेव्स हैं, ये पी वेव्स की सबसे बड़ी विशेषता ये हो गई, ये पी वेव्स हैं, ये पी वेव क्या करेंगी, आप सॉलिड और लिक्विड दोनों में चलती हैं। जो पी वेव्स हो जाएंगी, पी वेव्स सॉलिड और लिक्विड में दोनों में चलेंगी। जो हमारी सेकेंडरी वेव होती हैं, सेकेंडरी वेव सिर्फ आप सॉलिड में चलेंगी। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी वेव और जो सेकेंडरी वेव, अगर आप कंपेरिजन कराओगे तो जहां पर आपको सेकेंडरी वेव नहीं दिखाई दे रही हो तो आप समझ जाओगे ना कि यहां पर लग रहा है कि कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। इससे कंपेरिजन करके क्या पता लगा लिया जाता है कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में कहां पर जो लिक्विड पार्ट में रहा होगा, ठीक है ना। लिक्विड का मतलब आप ये ना समझिएगा कि लिक्विड वो, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, ठीक, ये चीजें हो जाएंगी। अब हम आते हैं सेकेंडरी वेव। These wave have a speed lower than p waves, इनकी जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी, अराउंड 3.5 से 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दे मूव इन अप एंड डाउन, इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा जो आपकी सेकेंडरी वेव का है, सेकेंडरी वेव का जो स्ट्रक्चर बना होगा वो कुछ ऐसा होगा, बात समझना है। ये जो मूव कर रही होंगी वो कुछ ऐसे मूव करेंगे, लेकिन जब ये मूव कर रही होंगी, पहले समझ लेना है प्लीज, ठीक है, इनका जो होगा कुछ ऐसे चल रहा होगा, ठीक। जैसे मान लो मैंने ये लाइन बना दी, अप डाउन चल रही होंगी। अप डाउन का मतलब ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ऐसे चल रही होंगी, ऐसे चल रही होंगी, ठीक, कुछ ऐसे चल रही होंगी, ऐसे ऐसे। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जो विध्वंसक भी जो ये इनसे बहुत ज्यादा क्या हो, डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है, ये सबसे खतरनाक टाइप की हैं, ठीक है ना। मतलब पी वेव से सेकेंडरी वेव ज्यादा खतरनाक होती है, इनसे ज्यादा नुकसान होता है। ये चीज क्या करनी है, आपको याद रखनी। अगर आपको बना रहे होते तो आप ऐसे बनाते, ये चीजें इसमें से मूव कर रही होती हैं। ये क्या हो रहा होता है, आपका इस प्रकार से मूवमेंट चल रहा होता है, ठीक, ये मूवमेंट चल रहा होता है इनका, ये मूवमेंट चल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी वेव का मूवमेंट है, ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी वेव का मूवमेंट हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। दिस वेव हैव स्पीड लोअर देन पी, ये हो आपका होगा द मूव इन द अप एंड डाउन, ये हो गया दे आर द आल्सो कॉल्ड इन द, ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव्स। द deform and the change the material through which they pass through the hence they are the also called shear waves हो गए। ये क्या करती हैं, अपनी जो मार्ग से भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको आपका लिक्विड पड़ेगा जी, अपने जो इनका पथ था वो कहाँ से हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये चीज़ क्या करनी है, याद रखना। सरफेस वेव हो गया, तो सरफेस वेव का मतलब जहाँ पर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जहाँ पे मिल रही थी वो क्या हो जाएगा, आपका सरफेस वेव हो गया। They are also called long period waves, L waves, because they cover the longest, ठीक है ना, distance of all seismic waves. They are to the last to each the earth surface. ये सबसे पहले लास्ट में सरफेस पर पहुंचती हैं, ठीक है ना। The only affect the surface of the earth and act the obliquity. ये क्या होती है, सबसे लास्ट में क्या होती है, सरफेस पर पहुंचती हैं और कैसी होती है, तिरछा चलती है, ठीक है ना। ये हो जाएंगे आपकी दे आर मोस्ट, ठीक है ना, वायलेंट एंड द डिस्ट्रक्टिव। ये क्या होता, सबसे ज़्यादा जो सरफेस वेव होती है, सबसे ज़्यादा जो आपका नुकसान होगा वो किनसे होगा, आपका सरफेस वेव से। अब मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें लगाने के लिए आ जाए कि बढ़ते हुए क्रम में लगाइए कि कौन सी वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी, सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होगा, आपका पी वेव से होगा, पी वेव से होगा, या सेकेंडरी वेव से होगा, या सरफेस वेव से होगा। मान लो हमें ये लगाने के लिए आ जाए, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा किसने होने वाला है, आपका सरफेस वेव से होने वाला है। ये चीज़ क्या करनी है, आपको याद रखनी कि सबसे ज़्यादा जो चेंज होगा वो किससे हो जाएगा, आपका इसी से होगा। अब आते हैं, आगे चलते हैं। अब आपने देख, अब ये जो आपकी सरफेस वेव है, तो सरफेस वेव को क्या किया गया है, टू पार्ट्स में बांट दिया गया है। एक क्या हो गई आपकी यल, जो आपकी लब वेव्स हो गई, और कौन से हो गए, ठीक है, रिले वेव्स हो गए, इनको बांट दिया गया, कोई ज़्यादा हमारे लिए वो नहीं है। अब आते हैं हमारे पास
ये हो गया। अब ये जो वेव्स हैं, ठीक ना, इससे जो ऑब्जर्वेशन किया है, जो वेव से, सेस्मिक वेव से ऑब्जर्वेशन निकाला है, वो आपने अर्थ के अंदर निकाला, ठीक है ना। सेस्मिग्राफिक जो वेव्स हैं, इनसे जो आपने एक ऑब्जर्वेशन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला, तो क्या निकाला? जब आप इनसे एक निष्कर्ष निकालेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे, तो आप ये देख रहे थे कि जो प्राइमरी वेव्स हैं, वो आपका सॉलिड और लिक्विड में दोनों में चल रही होंगी। तो जहाँ पर ये दोनों में चल रही होंगी, और जो सेकेंडरी वेव है, तो सेकेंडरी वेव क्या चल रही है? सॉलिड में चल रही है। अब ये भी दोनों वेव चली जा रही होंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। और जैसे ही मान लो सेकेंडरी वेव नहीं दिखाई दी, ठीक है ना, डिसअपीयर हो गई, ठीक है ना, विलुप्त हो गई, तो इसका मतलब होगा कि लिक्विड पार्ट आ गया, फिर मान लो आगे दिखने लगे, इसका मतलब फिर हो गया सॉलिड। तो इससे क्या पता चल जाता है? हमें यह पता चल जाता है कि हाँ, कहां पर अर्थ के अंदर कहां पर आपका सॉलिड होगा और कहां से होगा आपका लिक्विड होगा। यही चीज हमें बताना था इसमें से, यही हमें निष्कर्ष इसमें से निकालना था। ये हो जाएगा बाय स्टडी हाउ डिफरेंट वेव्स द सेस्मिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द अर्थ, वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। इफ द अर्थ वाज, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ द होमोजीनियस मटेरियल, यदि मटेरियल होमोजीनियस होता, अगर इक्वल होता, जो वेव्स थी तो उनकी जो स्पीड थी वो भी क्या होनी चाहिए थी? इक्वल होनी चाहिए थी। अगर आप मटेरियल बिल्कुल अगर सेम होता, तो जो वेव्स हैं, वेव की स्पीड भी सेम होनी चाहिए थी। अगर सॉलिड में है, फिजिकल स्टेट की बात करें, अगर सॉलिड में है तब भी उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए थी? सेम होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा तो है नहीं। इनकी जो स्पीड है, या डेंसिटी है, या टेम्परेचर है, वो इन सब में चेंज हो रहा है। इस कारण से जो वेव्स हैं, इनमें भी चेंजिंग आ रही है। तो ठीक पता है, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। जो अर्थ जो अंदर है वो होमोजीनियस नहीं, कैसा होगा? आपका हेट्रोजीनियस होगा। मतलब डेंसिटी अलग अलग प्रकार की अलग अलग लेयर में पाई जाएगी। यही जो हेट्रोजीनियस है, यही आपको हम लोगों ने क्या कहा था? डिसकंटिन्यूटी कहा था। क्या बोला था? डिसकंटिन्यूटी कहा था। यही जो आपका हेट्रोजीनियस जो हो गया, जो होमोजीनियस नहीं, कैसा? हेट्रोजीनियस, अलग अलग प्रकार की अलग अलग डेंसिटी होगी, ठीक है, अलग अलग पदार्थ मिल रहे होंगे, ठीक, ये चीज आपकी हो जाएगी, ठीक। होमोजेनियस मटेरियल, द सेस्मिक वेव्स वुड हैव द ट्रेवल इन द, बिल्कुल सीधी लाइन में चलनी चाहिए, कैसे न चलनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्राइट चलनी चाहिए, ठीक है। हाउएवर दिस इज द नॉट द केस, एज द seismic waves move through the earth's interior, they are reflected and the reflected. Let us now see seismic waves help us the understanding the earth interior। हमें क्या मिलता है, क्या क्या चीजें इससे पता चलती हैं वो देखते हैं। The P waves were, ठीक है ना, द फर्स्ट टू बी द रिकॉर्डेड इन द सिस्मोमीटर। मतलब पी वेव्स को सबसे पहले क्या किया जाता है? सिस्मोग्राफ पर क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। द पी वेव्स ट्रेवल्ड थ्रू द इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर। नो पी वेव्स वर रिकॉर्डेड इन द सिस्मोमीटर बिटवीन द 1